बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात कर लेंगे स्किन इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत जगमगाता हुआ चेहरा जो है वो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हों। सब लोग अपने आप को जो है ना वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और दाग धब्बे और कील छाइयाँ ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनसे पाक साफ़ हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के हवाले से संजीदा नज़र आती हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं हमजा ख़वातीन ही ज़्यादा जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ख़वातीन ही ज़्यादा आ रही होती हैं। मतलब हैरत की एक बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादा जा रही होती हैं, दानों के मसाइल इस तरह की चीज़ें, ये मसाइल शायद आमतौर पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा शायद ख़वातीन को ही इनका सामना करना पड़ रहा होता है। और उसके अंदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या वो ज़्यादा क्रीमें लगा रही होती हैं, इस वजह से भी ज़ाहिर सी बात है टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, और एक्सपीरियंस अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम तो नहीं समझ सकते, मैं खुद नहीं समझ सकता, इकरा खुद से तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हम उसके ऊपर टोटके करते रहते हैं। 2 बहनें 3 बहनें हैं, वो तीनों एक ही किस्म का अच्छा, तीनों की स्किन टाइप है वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन जो है वो टोटके तीनों ही कर रही होंगी घर में, तो वो फिर जिसकी स्किन टाइप से वो मिल गया उसके लिए तो सही हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन जिनके नहीं होता उनके पे फिर दाग धब्बे और जिस तरह की चीज़ें हैं मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो दाने हैं ना बहुत ज़्यादा फिर वो रिएक्शन जो होता है ना वो उनकी वजह से होता है। ये जो आप रंग बिरंगी क्रीमें भी इस्तेमाल करते हैं, उन दानों को जो है ठीक करने के लिए जो ऊपर क्रीमें लगाई जाती हैं उससे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मज़ीद सूरत हाल बिगड़ जाती है। सारा कुछ क्यों हो रहा होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुश्ताक ढाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बताइएगा कि ख़वातीन का ही मसला ज़्यादा क्यों है, ये जो दाने कील महासे वगैरह उनको बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब और मिस इकरा। आज जिस तरह से आपने बात की है कि हम डिस्कस करेंगे एक्नी के बारे में और पिगमेंटेशन के बारे में। जो आप बात कर रही थी कि जो फेस पे पिंपल्स बनते हैं या दाने बनते हैं, ये हमारा सबसे मेजर इशू जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग आ रहे होते हैं वो एक्नी के लिए और पिगमेंटेशन के लिए आ रहे होते हैं। और जो दाने बनते हैं उसकी मेन रीज़न ये बन रही होती है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन जब होती है और आप देखते हैं कि सीबम फेस के ऊपर थोड़ा सा कलेक्ट होता है और उसमें इन्फेक्शन होती है और वो पिंपल्स बनते हैं, दाने बनते हैं, और फिर फर्दर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर वेदर के भी इफेक्ट्स आते हैं। वेदर जस्ट लाइक कि अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें फिर ज़्यादा पिंपल्स के या एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ड्राई वेदर है तो फिर स्किन ड्राई होती है। इस तरह से हम अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं। और जो पिंपल्स की मेन रीजंस हैं उसमें फिर ये भी है कि जी कि आप आफ्टर प्यूबर्टी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस, जिसके बाद इसकी प्रेवलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा फेस पे होती है। जो कि हमारा फेस है वो प्रेजेंट जो हमारी पर्सनैलिटी को करते हैं वो हमारा फेस करता है, और जो ये एक्नी है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी फेस पे ही करती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब चेहरे पे जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वही हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसी वजह से लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब एक दफ़ा पिंपल्स निकले, उनको हमने ट्रीट किया, सेकंड टाइम निकले, हमने उसी प्रोसीजर के तहत ट्रीट करना शुरू कर दिया, ये प्रैक्टिस कैसी है? देखें, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक्नी का एक्नी का एक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दूसरी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करें। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपको जब एक्नी हो तो उसका ट्रीटमेंट लें आप, और ट्रीटेबल ये डिजीज़ है, और इसमें ऐसा नहीं कि जी कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और ये ठीक नहीं होगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रीट होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन ये दोबारा भी हो सकती है। तो हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि एक्नी आप ट्रीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, और इसके बाद ये ठीक हो जाएगी, बट अगेन ये हो सकती है, तो इस पर परेशान नहीं होना। और दूसरा इसका ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी चल सकता है। मतलब ये कि इट मे बी पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट दें और वो 15 दिन में ठीक हो जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाएं, बट ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसके अगेन होने के भी रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं। तो ये पब्लिक की को अवेयर करने की ज़रूरत है इस बात की कि इसमें परेशान नहीं होना। और दूसरा ये है कि इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अभी मैडम ने कहा कि जी कि वो उसका फेस के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता है, तो इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लूज होता है। और इसका साइको सोशल इम्पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप लोग पब्लिक में फेस नहीं कर पा रहे होते, और
और दूसरा ये कि जब आपकी चेहरा इतना ज़्यादा वो होता है जी, तो चेहरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है तो उस वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस फुल भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के शैटर होता है। साथ अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये कि जैसे किसी को एक्ने वगैरह या पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या फिर अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डाइट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो डाइट भी अफेक्ट करती है। देखें, जो इसका मैकेनिज्म अफेक्शन है वो बहुत सिंपल है कि हमारी बॉडी की सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और जो सीबम हम बोलते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि फेस कुछ लोगों का फेस ऑयली होता है, मतलब ये कि वो ड्राई नहीं होता, ऑयली होता है। तो सीबम क्या होता है जी कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, जो कि हमारे फेस को वेट भी रखता है। और इसका फ़ायदा भी होता है कि ये हमारी स्किन को डिफरेंट जर्म से और डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स हैं उससे सेव भी करता है। बट जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर इसके अंदर होती है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक्नी होती है। तो जो बात आपने डाइट की है, बिल्कुल कुछ डाइट्स हमारी ऐसी हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। बट अगेन अगर ये एक दफ़ा हो चुकी हुई है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब एक दफ़ा एक्नी हो गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। और एक्नी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक्नी स्कार्स बनते हैं। एक्नी स्कार्स ये होते हैं कि फेस के ऊपर वो जिसे हम आम ज़बान में हमारी मेडिकल टर्म में उनको स्कार्स बोलते हैं, आम ज़बान में उसको कहते हैं कि फेस पे खड्डे से बन गए हुए हैं। तो आप देखें तो फेस के ऊपर खड्डे बन जाते हैं। फिर फर्दर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना वो लंबा हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है कि उसके लिए लेजर्स करते हैं हम लोग। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मौजूद है, क्योंकि हम पहले तो हमें यही पता था कि जो खड्डे होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक दफ़ा पड़ गए तो बस वो ख़त्म नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पड़ जाए वो होती है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खड्डे बनते क्यों हैं। खड्डे बनते हैं वो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन होती है। एक्नी होती है, हम उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो खड्डे बनते हैं। आपके लिए जो हाईली रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको जब एक्नी हो उसका ट्रीटमेंट लें। अगेन अगर किसी को खड्डे बन चुके हुए हैं तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के एक्नी स्कार्स को एड्रेस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। इवन के एक डॉक्टर साहब आप लेज़र का जिक्र कर, लोग लेज़र से भी घबराते हैं कि शायद लेज़र के बाद कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो वैसी रही नहीं, हमें उसके बाद ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए थे। तो लेज़र के हवाले से भी हमें बताइएगा ये कितना सेफ़ है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं खुद एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो लेज़र्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र जो कि हम एक्नी स्कार्स के लिए करते हैं वो टोटली सेफ है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो भी हम लोग प्रोसीजर्स, लेज़र, जो चीज़ भी पाकिस्तान में हो रही है वो FDA अप्रूव्ड है। और हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, हमारी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वो वही ही प्रोसीजर हमारे पास इम्प्लीमेंट करने देते हैं या प्रैक्टिस करने देते हैं डॉक्टर्स को, जो ऑलरेडी इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है। तो इस तरह नहीं होता कि जी हम जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग कोई ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसकी इंटरनेशनली अप्रूवल नहीं है। और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है, लेकिन जो उसकी हम लोग पोस्ट प्रोसीजर आपको एहतियात बताते हैं, अगर वो ना की जाए तो उससे हमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगे वो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये छाइयों के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। बड़े लोग परेशान रहते हैं और ये लगता है कि शायद इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। एक तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिएगा, और क्या छाइयाँ रातों रात पड़ जाती हैं या इसके पीछे भी कोई वजूहात होती हैं जिनको लोगों को खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए? देखें, जो छाइयों की 2-3 मेन वजूहात हैं उसकी ना, जो इसकी कॉजेस हमने पढ़ा भी है, हमने प्रैक्टिस में भी देखा है, और हम लोग देखते हैं कि जो लोग आ रहे होते हैं वो भी वही चीज़ें ही करके आ रहे होते हैं जो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो सन एक्सपोजर है हमारा, जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनमें पिगमेंटेशन के, मिलाजमा के, छाइयों के, फ्रैकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर कि पिगमेंटेशन, मिलाजमा, छाया, फ्रैकल्स ये एक ही चीज़ है। आम ज़बान में हम लोग उसको छाया बोलते हैं, लेकिन हमारी मेडिकल टर्म में उसको मिलाजमा बोलते हैं। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और हम लोग ये कंसेप्ट ले रहे होते हैं कि चूँकि हमने विटामिन D के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सन एक्सपोजर लें और सन में जाएँ।
लेकिन है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो ये कहते हैं कि आप सन एक्सपोजर ज़रूर लें, लेकिन मॉर्निंग टाइम में 7 to 9 AM और ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, जो आप विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए सन एक्सपोजर आपके लिए रिकमेंडेड है। हाँ, फर्दर जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। वो विटामिन डी के इंजेक्शंस भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं। दूसरा ये है कि उसमें जो सन एक्सपोजर हम लोग डे टाइम में लेते हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। वो ना सिर्फ पिगमेंटेशन कॉज करती है, बल्कि वो स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती है। आप देखें, आपने भी सराउंडिंग सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग धूप में ज़्यादा होते हैं या धूप में काम ज़्यादा करते हैं, उनकी चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एजिंग की तरफ जा रही होती है स्किन, एज कम्पेयर टू दोज पीपल कि जो लोग थोड़ा सा ख्याल करते हैं और सन एक्सपोजर अगर ज़रूरी भी हो, मतलब उसको अनअवॉइडेबल हो, तो फिर वो लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या सन ब्लॉक जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो पिगमेंटेशन है इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती है। सही है, सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उसको सब सवेरे बाकी आप बात कर रहे थे और बड़े मसाइल जो स्किन से रिलेटेड है, खासतौर पे जब हम स्किन की भी बात कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस चेहरे की तरफ ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनके लिए आपको खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद घर में टोटके ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जो वो बताएंगे ट्रीटमेंट उसके मुताबिक अपना काम करें। खुद ही अपने आप को डिग्रियां ना देते रहें कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमसे बेहतर तो डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं है, वो इतनी मेहनत करके बेचारे डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं, आप लोग घरों में ही बन जाते हैं और उसका फिर अंजाम फिर होता है ना कि अपनी स्किन खराब कर बैठते हैं। या ना कुछ ऐसे रिसाले होते हैं, उन रिसालों के अंदर ऐसे ऐसे टोटके बेहतरीन होते हैं, समझते हैं कि इससे तो माहिर चीज़ कोई नहीं है और मैं तो ऐसी बेहतरीन क्रीम घर में बना सकती हूँ। फिर खतरा है जान, इसीलिए तो कहा गया वो बन जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट किस मुल्क है, अंदाज़ा लगा सकते हैं? मुझे ज़ाती तौर पे लगता था, मैं तो खैर उस चीज़ को देख चुका, मुझे जापान का लगता। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका जवाब भी हमजा की तरह ही होगा, या जापान जैसे हमजा कह रहे हैं, आपका अमेरिका या बरतानिया हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बिल नहीं है, बिल्कुल गलत है आप लोगों का ख्याल। दर हकीकत जो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का है। हैरत वाली बात है, मतलब कि एक नई बात है, और जिसके शहरी 152 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं या एयरपोर्ट पहुंचते ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दूसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट भी जापान मेरे मुताबिक नहीं है, जो मुझे लग रहा था। या अगर आप अमेरिका बरतानिया सोचें, न्यूजीलैंड का है जी। अब ये दिल मानने को तैयार नहीं है जो न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे साथ किया ना, कि चलें कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के वो 146 ममालिक में दाखिले की पेशकश करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जर्मनी की, फिनलैंड की, ऑस्ट्रिया की, लग्जमबर्ग की, स्पेन की, स्विट्जरलैंड की और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट की, तो उनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 144 ममालिक में दाखिल कहाँ पे खड़े हैं इकरा बुखारी साहिबा, ये भी बहुत पीछे हैं। आलमी सतह पर अफगानिस्तान के पासपोर्ट की बात कर ले, वो सबसे कमजोर है, और उसके बाद हमजा देखा गया शाम, पाकिस्तान, फिर सोमालिया है, यमन है, म्यांमार है और फलस्तीनी इलाके हैं, और फिर ईरान के नाम आते हैं। तो चले, हम गैस भी नहीं ठीक कर पा रहे गैस हमने क्या करना है, हमारे अपना मुल्क जो है वो कितना नीचे है। खैर, ग्रीन पासपोर्ट की बात हो रही होती है, वज़ीर आज़म साहब भी बहुत बात करते रहे हैं, हम दुआ भी कर सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी बेहतर बनना पड़ेगा। जो है वो रिजल्ट बता रही है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, इसमें हमें भी बेहतर होना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जी कि हम बाहर के ममालिक में जब ट्रेवल भी कर रहे होते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस चीज़ का हमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कहा कि जो हमारी क्रिकेट की मैशियत अच्छी हो और टीम नंबर 1 हो तो टीमें यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने सारे महाज खोल दिए हैं, वो देख रहे हैं कि जी सिलेक्शन बेहतरीन होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे अगर हम देख लें हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, स्कूल जो हैं वहाँ से हमें देखना है कि टैलेंट को निकालना है, फिर उसको बेहतर बनाना है, और फिर एंड में ताजिरों को, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देखना है कि क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम सिर्फ आईसीसी के रहमो करम पे ना, और आईपीएल में जो पैसा लग रहा होता है वो पैसा अगर पीएसएल में भी लग रहा हो और पाकिस्तान के अंदर भी हो, तो बाकी खिलाड़ी भी ये कहेंगे हमें अपने टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, हम पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। खैर, इस मौके पर रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी हमें बताए कि हम किस तरह से ऊपर जा सकते हैं। इस वक्त आईसीसी की फंडिंग पर हमारी क्रिकेट चल रही है, जिस तरह से हमजा ने भी कहा कि उसके ऊपर नहीं हमें रिलाई करना, हमें और भी चीज़ें करनी है, हमें मकामी सरमाकारों की हिस्सेदारी कम है क्योंकि तो उसको हमें बढ़ाना है, और इसीलिए मुल्क की क्रिकेट की अगर बात करें तो आईसीसी पर इन्हिसार करती है हमारी। और दूसरा नेशनल T20 कप का भी हम जिक्र करेंगे। लाहौर में आज से शुरू हो रहे हैं मैचेस, और टिकट कोई नहीं है, टिकट आपको बेवफ कर दी गई है। अब आप लोग मुफ्त में जाके जो है, सिर्फ आपने क्या करना है
कि आपके पास वैक्सीन आपने करवाई है, फुली वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आप दाखिल हो सकते हैं। उसे 25% लोग जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि फुली वैक्सीनेटेड जो है ना वो जाके देख सकते हैं और फ्री आप मैच, और सारे प्लेयर्स हैं जो प्लेयर आपको पाकिस्तान के स्टार्स पसंद हैं वो सब खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, वो लोग भी खेलते हुए नजर आ रहे होंगे जो आपकी ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप में जाएं और टीम का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान वक्त स्टूडियो में मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इरफान मैच देखने जा रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं। देखें शायद सेमीफाइनल फाइनल देखने जाए। अच्छा तो वैसे सेमीफाइनल और फाइनल आपको कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं? कैसा मेयार रहा नेशनल T20 कप का? अभी तक तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट विकेट्स की बात करें तो विकेट का स्टैंडर्ड का थोड़ा सा और नज़र आया। डबल पेस के साथ बॉल आ रही है, बाउंस इक्वल नहीं है। खिलाड़ी भी एतराज़ कर रहे हैं। हाँ, खिलाड़ियों से भी मेरी कुछ की बात हुई, उन्होंने कहा कि विकेट का प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे फिर इवनिंग में देखा कि ड्यू फैक्टर भी बहुत आ जाता है, तो विकेट के स्टैंडर्ड के ऊपर काफ़ी डिबेट इसमें रही। और बेहतर नहीं की जा रही है, कहा तो था रमीज़ राजा साहब ने कि बेहतर। हाँ नहीं, वो भी कहा तो बहुत कुछ जाता है पाकिस्तान में, टॉप से बॉटम कई चीज़ें आपने भी बोली। ये तो ऑन पेपर तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और बात के अंदर भी काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता है, बट इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत डिलेड के साथ होती है और होती नहीं समहाउ। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है। और ये लाहौर वाली जो लेग है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी 10th को मोस्ट लाइकली शायद अनाउंस करेंगे अगर कोई 3-4 प्लेयर्स की चेंजिंग जो नज़र आ रही है। लग रहा है अच्छा, हाँ वो डेफिनेट होगी। मैं वही पूछने लगी थी कौन सा लग रहा है कि किसकी किस्मत जो है खुल सकती है और किसकी किस्मत जो है उस पर ताला लग सकता है, जो कि अभी इस टाइम है कौमी टीम में? मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो 3-4 चेंजिंग एक्सपेक्टेड है। आमीन भी कहते हैं ऐसी बात के बाद। अच्छा, फ़खर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फ़खर की वापसी होगी, साथ साथ उसके आज़म को ऑब्वियसली रिप्लेस करेंगे, खुशदिल शाह की जाना लग रहा है। आज़म पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, तो फिर उसको तो चेंज करना बनता है। हसनैन वापस चले जाएंगे, उनकी जगह धानी को इंडक्ट किया जाएगा। ये 3-4 चेंजिंग तो मस्ट है। शुएब मलिक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स या ये लाहौर लेग के अंदर आसिफ अली खेल जाते हैं, ठीक है, तो उनके अभी भी सेलेक्टर्स का मानना ये है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो लेट मिडल ऑर्डर के अंदर जाके एक मैच विनिंग और गेम चेंजर किस्म का बैट्समैन है। अच्छा, तो अभी भी वो एक उनके पास चांस है। वो सारा डिपेंडेंट है कि ये जो 3-4 मैचेस वो खेलते हैं, हाँ जी, ये 3-4 मैचेस में कैसा खेलते हैं। अगर तो वो खेल गए तो एक उनके पास लास्ट चांस है, बट अदरवाइज मेरा ख्याल है वो चेंज हो जाएगा। अहम मामला ये है कि आपको T20 वर्ल्ड कप में इतने चांसेस नहीं मिल रहे होंगे, 6 मैच हो गए हैं और आपने अभी तक क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उसको देखना है। उधर तो इतना टाइम ही नहीं है, उसमें तो आपने हर मैच में कम से कम या दूसरे मैच में तो परफॉर्म करना ही करना है। और मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की इनिंग्स देखें जो उन्होंने खेली है, इस तरह का एक भी बैट्समैन मौजूद नहीं है जो अगर सारे आउट हो रहे हैं तो इनिंग्स को कम से कम चला के 20 ओवर खिलाए तो सही टीम को। देखिए उसमें हमजा मेरा मानना ये था कि आपके अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा होता इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया के, तो शुएब मलिक की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि स्विमिंग पिचेस के ऊपर जब बॉल बाउंस करता है वो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट ऐसी एशियन पिचेस के ऊपर फिनिशर के रोल के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन आपके पास अवेलेबल है, तो एक तो नंबर 1 चॉइस वो इस रोल के ऊपर बनते हैं। फिर दूसरी आपने मिस्टेक ये की कि आपने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दी, ऐसे लोगों को ऐड कर दी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरा मानना ये था कि हैदर अली जिस तरह इस आउटस्टैंडिंग मैचेस के अंदर खेला, हम तो एक चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो हमेशा T20 जिताता है। और इम्पैक्ट प्लेयर कभी भी 10 मैचेस में से 8 मैचेस में नहीं चलेगा, वो 10 में से 5 मैचेस में चलेगा। बहुत कम एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर मुझे याद पड़ता है, अगर धोनी की बात करें या अब्दुल रज़ाक की बात करें, ये दो थोड़े कंसिस्टेंट प्लेयर थे, चाहे ODI की बात करें या T20 के अंदर बात करें, कि जो फिनिशिंग के रोल के अंदर आ जाते थे। बट 90% आप देखेंगे जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो कम चलते हैं, लेकिन वो जब चलते हैं वो टीम को जिताते हैं। जैसे हमारे पास अगर छोटी सी मिसाल लें, 2-4 नाम फौरन माइंड में आते हैं। सबसे पहला शर्जील का आता है इम्पैक्ट प्लेयर, फिर फ़खर का आता है इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, फिर इसी तरह ये आपके बेसिक ओपनर थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए था। आपने ब्लडर मारा, आपने मेकशिफ्ट ओपनर को इंडक्ट किया। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। रिजवान इस साल का हाईएस्ट रन गेटर है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। अब इसमें सबसे बड़ा सीधा ये, इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों ने नोट की होगी कि इन ये 120 बॉल्स में से 80-85 बॉल्स ये दोनों कंज्यूम कर जाते हैं। अब आपके 6-7 बैट्समैन हैं और ओपनर अगर आपके 80-85 बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं और निचली इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 110-115 है, फिर ये पावर प्ले ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। फिर पावर प्ले के बाद फिर ये अपना थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और फिर 150, 125, 130 तक आते हैं और
एंड में जाके फिर 145 150 तक जाते हैं, लेकिन बट उतनी देर नीचे में तो कोई खड़ा भी नहीं ना हो रहा होता। क्या देखिए करें? हमजा, फिर वही बात आ जाती है कि जब आपको किसी भी बैट्समैन को सिर्फ 8 या 10 बॉलें मिलेंगी, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप आए और आपको उन्होंने अलाउ कर दिया मारना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में। अच्छा, बॉलिंग के अंदर, बॉलिंग की हमने बात करनी है, हमने जिक्र किया जैसे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद हैदर को ले आए थे, बनाते रहे, वर्ल्ड कप आया तो फ़र्क कर दिया हमने उसको। वहाब रियाज बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे जितने भी बॉलर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, हारिस रऊफ है हमारे पास। हम देखते हैं जब पैनिक करते हैं ना उनकी लाइन होती है ना उनकी लेंथ होती है, कुछ समझ ही नहीं लगती, सिर्फ पेस ही हमें नजर आ रही होती है। वहाब कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और अभी भी क्या आपको लगता है उनकी जगह बन जाएगी? 100% सही बात की आपने। जैसे आप धानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बॉलर है जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया, हाईएस्ट रन गेटर था, विकेट टेकर था, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास वहाब रियाज आते हैं। नेशनल T20 कप के अंदर भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ऐसा एक्सपीरियंस प्रो आपको चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो तो आपको हमेशा आपको सीनियर एक्सपीरियंस बनना चाहिए होता है। आपको एक कॉम्बो बनता है यूथ का और सीनियर का। सारे यंगस्टर डाल देंगे, स्नैन पैनिक कर जाता है, ये पैनिक कर जाता है। जैसे हारिस रऊफ की बात की, इसकी तो हम 3 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं ऐसी है। कि अच्छा फिर इसको भी कंफ्यूज किया, इसको बॉलिंग कोचेस ने खराब किया, वकास यूनुस ने खराब किया। आप देखें इसका रोल क्या रहा, उमर गुल्क वाला रोल दिया आपने कि आपने आखिरी जो 6-7 ओवर है वो करने हैं। ये पहले 2 साल उस पर लगा रहा, साथ ही आपने इसको निचली ओवर शुरू में अटैक भी करने बॉल भी दे दिया। अच्छा ना वो इधर का रहा, मेरी आकब जो से भी यही बात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी इसको प्योरली खराब किया। कोचिंग ऑफर हुई है? नहीं, मेरी कल बात हुई है उनसे, वो कह रहे नहीं हुई ऐसी, कहते किसी ना बोर्ड ने कांटेक्ट किया, ऐसी बात ये ऐसी वैसे ही बस मीडिया में खबरें निकली। चले ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का आप बने और अब सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ कि चेंजिंग्स कुछ भी तब्दीलियां हो रही होंगी और साथ अच्छा, आज से मैचेस होने जा रहे हैं। बिल्कुल हमजा, इंशाल्लाह वो तो मैं देखूंगी कि तुम देखने जाओगे कि नहीं। अच्छा, तुम देखने जाओगे कि नहीं? लेकिन यह है कि ये बड़ी मतलब ज़रूरी बात है कि चेंजिंग्स होनी चाहिए। ये सारों के दिल की आवाज़ है और ये हमारी अच्छी परफॉर्मेंस और टीम के लिए भी यही बेहतर होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे